हाँ चलो भाई ध्यान दो, हट जाए चलो। कौन सा चैप्टर चल रहा था हमारा? चैप्टर 4। कौन सा था? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो कल हमने 3 लॉ न्यूटन के पढ़ लिए। उनके साथ साथ हमने देखा व्हाट इज इनर्शिया और मोमेंटम। सही है। अब इसमें इन 3 लॉ के बाद इनके बारे में भी हम पढ़ते हैं, और कुछ हमारे केसेस हैं, जैसे कि हमें फार्मूला कह रहा हूँ, जो न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करते हैं, उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स आएंगे, वो इन 3 लॉ पर ही आधारित हैं। सही है, कि किस तरह से हम क्वेश्चंस में इन तीनों को यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उससे पहले अभी हम एक पार्ट और पढ़ेंगे, जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला पार्ट। मोमेंटम पढ़ा था कल हमने, क्या होता है मोमेंटम? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। बिल्कुल सही, इट इज डिनोट p। सही है। तो हमने कल मोमेंटम पढ़ा p। मोमेंटम क्या पढ़ा? p। और p इज इक्वल टू क्या था हमारा? mv। तो आज हम पढ़ेंगे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है ये देखो। तो देखो मोमेंटम हमारा जो होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी, और कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बचा के रखना, संरक्षित रखना। कंजर्वेशन का क्या मतलब है? कंजर्व करना। कंजर्व मतलब किसी चीज़ को सेफ करके रखना। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये बोलता है कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा किसी बॉडी पर, तब तक वो बॉडी का मोमेंटम, नेट मोमेंटम कैसा रहेगा? सिक्योर रहेगा, यानी उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और ये कहीं ना कहीं आपके फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन को भी दर्शाता है। जैसे एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो हम क्या कहेंगे? इसका मोमेंटम कितना है? बताओ भाई, एक बॉडी हमारी रेस्ट में है, मान के चलो, ठीक है, ये रेस्ट में है बॉडी, तो अब इसका मोमेंटम कितना है? 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी ये क्या बोल रहा है कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, नेट मोमेंटम कैसा रहेगा? इतना ही बना रहेगा, 0 नहीं, कांस्टेंट रहेगा, यानी जितना है उतना ही रहेगा। तो अगर इसका 0 है और मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा, तो क्या इसमें अपने आप वेलोसिटी आ जाएगी? तो इसका नेट मोमेंटम कैसा रहेगा? 0। और अगर ये मान के चलो किसी वेलोसिटी से चल रहा है और इस पर मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया, एक्सटर्नल फोर्स, तो उतनी ही वेलोसिटी से चलता रहेगा ना। यही कौन बता रहा था? हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें सेम हैं, अलग अलग नहीं है, बस समझाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। सही है। और अगर आपसे कोई ये पूछे कि इन 3 लॉ में से सबसे मेन लॉ कौन सा है, जिसे बोलते हैं रियल लॉ ऑफ न्यूटन, सही है, विच वन इज द रियल लॉ ऑफ न्यूटन इन ऑल द 3 लॉज ऑफ न्यूटन, तो जो है वो हमारा सेकेंड लॉ है, F इज इक्वल टू एम ए। क्योंकि F इज इक्वल टू एम ए से आप फर्स्ट लॉ भी प्रूव कर सकते हो और थर्ड लॉ भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है। तो फर्स्ट लॉ तो सिंपल यही है, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स भी 0 है, यानी अगर फोर्स नहीं लगा रहे तो बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ही, मोमेंटम से ही तो बना है, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम ही तो होता है सेकेंड लॉ। तो सेम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में भी फर्स्ट लॉ एकदम से आ जाता है कि इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, अलग अलग नहीं है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें ये बताता है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम इफ नो एक्सटर्नल फोर्स working on a body or working on a system, then the net force, that net momentum of the body or system remain constant, constant. This is the conservation law of momentum. इस पर हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं बेस्ड, जैसे
इसका एग्जांपल में देखो, रिकॉइलिंग ऑफ अ गन, ये तुमने शायद पढ़ा है पहले। पढ़ा है? नहीं पढ़ा? रिकॉइल किसे बोलते हैं? जब आप गन से फायर करते हो तो गन भी बैकवर्ड मोशन करती है, मतलब पीछे की तरफ क्या मारती है, पुश करती है, आपको धक्का मारती है, सही है। इसीलिए जब बड़ी बंदूक फायर करी जाती हैं तो सपोर्ट के लिए उसको यहाँ शोल्डर पे टच करके मारते हैं इस तरह से, ताकि ये जो पीछे की तरफ पुश करे तो ये लग जाए। और अगर तुम्हारा कंधा भी कमज़ोर है तो कुछ गन इतनी ज़्यादा बैकवर्ड मोशन करती हैं, इतना ज़्यादा बैक फायर करती हैं कि तुम्हारा कंधा तक उतार देगी वो, समझ में आया? ऐसी कुछ वीडियोस मैंने देखी हैं कि एक नॉर्मल सा बंदा था, थोड़ा कमज़ोर सा, और उसने काफ़ी हैवी सी गन से फायर करा, उसका जो पीछे की तरफ रिकॉइलिंग हुआ, गन का रिकॉइल जो हुआ, उसने उसका जो शोल्डर है पीछे की तरफ पुश कर दिया था, उतार दिया था कंधा, ठीक है। तो ये रिकॉइलिंग जो हो रही है, अगर हम कंधे से ना गन लगाए फायरिंग करेंगे तो फिर तो बस गया, तो कैसे फायर करेगा? ऐसे मुंह पे लगेगी आके। हाँ बिल्कुल, जैसे बंदूक से फायर करते हैं ना, तो ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, बैकवर्ड आएगी बंदूक इस तरह से, बिल्कुल आएगी। या तो तुम्हारे हाथ में इतना दम है, या तो तुम्हारा मास इतना ज़्यादा है कि बहुत कस के, तभी तो वो तुमने देखा होगा इस तरह से फायर करना सिखाते हैं, सही है। जैसे मूवियों में तुम देखते हैं ना, लेके बंदूक और यूं उड़ा रहे हैं, ऐसे नहीं फायर करा जाता, बंदूक रिकॉइल करते पीछे की तरफ, निशाना ही नहीं लगेगा। तो या तो इस तरह से फायर करा जाता है, हाथ को कस के इसको पकड़े रखते हैं स्टेबल करके, और जो बड़ी गन होती हैं AK-47 टाइप, या और मुझे नाम ज़्यादा पता नहीं है बंदूकों के, फिर तुम समझ लो जो भी, ठीक है। ये नाम भी तुम्हें PUBG से पता चल गए हैं आजकल, ठीक है, उससे पहले किसी को कोई नॉलेज नहीं थी, ठीक है। तो उससे पहले बस दोनाली चलती थी, ठीक है, कट्टा भी है, दोनाली, ठीक है। तो वो तो भूल जाओ, वो नहीं चले, उसको ऐसे ही चलाया जाएगा। ये नहीं सलमान खान की तरह लेके तुम मिसाइल लॉन्चर हाथ से ही लॉन्च कर रहे हो, आदमी भी इतना पीछे चला जाएगा जितनी आगे मिसाइल जा रही है, ठीक है। सही है, ठीक है। तो रिकॉइलिंग ऑफ द गन एक एग्जाम्पल है इसका, होता क्यों है वो ज़रा देख लो तुम। 5 न्यूटन स्क्वायर्स होते हैं, तो एक टच करेंगे तो एनर्जी एक से ही क्रॉस होगी। हाँ, वो एक्चुअली उसका है कोलिजन का, सही है, हाँ, वो उसमें चलता, दोनों चीज़ चलती है, कोलिजन में भी यही चीज़ लगती है, कॉन्सेप्ट यही है, बिल्कुल सही कह रहा है तू। तो दो मास डालते तो 2 एनर्जी पास, हाँ, चीज़ें वही है, ठीक है। मैंने कहा देखो, ये सब इन सबको समझने की बात है, बस ये चीज़ें अलग अलग नहीं है। तुम अगर इसको ध्यान से देखो ना और पढ़ो तो ये सारी मर्ज होके एक ही जगह आ जाएगी, ये सब एक ही थ्योरी है। जब तुम यूज़ करोगे ना प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस कैसे, प्रैक्टिस पढ़ के नहीं, न्यूमेरिकल करके, तब तुम्हें समझ में आएगा क्या कैसे यूज़ करना है। तो ध्यान से देखो, रिकॉइलिंग ऑफ द गन का कॉन्सेप्ट देखो। सपोज करो हमारे पास ये गन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, गन है, और इसके अंदर एक बुलेट है, क्या है, बुलेट। तो हमने कहा स्मॉल m तो जो है वो बुलेट का मास है, स्मॉल m क्या है, मास ऑफ बुलेट, और कैपिटल M जो है वो है मास ऑफ गन, मास ऑफ गन, ठीक है। तो हम सबको पता है कि कैपिटल M जो मास ऑफ गन है वो बुलेट के मास से तो ज़्यादा ही होगा, गन भारी होती है ना, और बुलेट के कंपैरिजन में अगर हम उसको देखें तो बुलेट से तो भारी होगी, ठीक है। अब तुम ये देखो कि मान के चलो ये पहले एक ही हिस्सा है, तो यहाँ पे हम ये कहें जो नेट मास है इस पूरे सिस्टम का वो कितना है, नेट मास, नेट मास हमने बोला m नेट जो होगा वो कितना होगा, m प्लस कैपिटल M, यही है ना। और इसकी जो वेलोसिटी है, नेट वेलोसिटी आपके हाथ में है गन, जो v नेट है वो कैसा है, 0,
गन आपके हाथ में ही तो लग रही है, वेलोसिटी तो नहीं है किसी के पास, तो इसका नेट मोमेंटम जो हो गया वो कितना हो गया? V net equals to 0. तो नेट मोमेंटम जो हो गया पी नेट जो हुआ हमारा वो कितना हुआ? मास इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी है हमारी 0, तो ये नेट मोमेंटम भी कितना हो गया? 0। यानी हमारे हाथ में जब बंदूक लग रही है और नेट मोमेंटम 0 है हमारा, अभी कुछ उसमें वो चेंज नहीं है, ठीक है। अचानक आप घोड़ा दबाते हो, क्या कहते हैं? ट्रिगर, ट्रिगर, ये हिंदी में घोड़ा बोलते हैं उसको, ठीक है, चलने वाला दौड़ने वाला घोड़ा नहीं, इस घोड़े को दबाने से, ठीक है, तो नेट पी नेट मतलब नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, सही है। तो अब देखो हमारा नेट मोमेंटम यहाँ 0 है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे नहीं लग रहा तो नेट मोमेंटम कैसा रहना चाहिए? उतना ही रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी 0 है तो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जब ट्रिगर पुल किया, हमने ट्रिगर दबाया, तो ये जो बुलेट है ये v वेलोसिटी से आगे बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दो जरा, हमने जैसे ही ट्रिगर दबाया तो ये बुलेट जो है ये बुलेट v वेलोसिटी से आगे बढ़ी, हमने कहा कितनी वेलोसिटी से? v, स्मॉल v। अब इसका मास कितना? स्मॉल m, और इसको मिल गई वेलोसिटी, तो इसके मोमेंटम में तो चेंज हो गया ना। कितना मोमेंटम मिला? हमने कहा p1 मिला इसको, p1 इज इक्वल टू कितना? स्मॉल m स्मॉल v, ठीक है। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? चेंज तो नहीं होना चाहिए, सही है। लेकिन कोई क्या बुलेट को किसी ने बाहर से खींचा, इंटरनल सिस्टम चेंज है ना, इंटरनल सिस्टम चेंज है, तो इसी को बचाने के लिए मोमेंटम हमारी कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर या वेक्टर? कैसी है? वेक्टर है ना। वेक्टर के ऊपर क्या लगाते हैं हम? एरो। तो वेक्टर है, तो अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है जितने मोमेंटम से, अगर उतना ही बैकवर्ड हमें मिल जाए तो नेट चेंज कैसा हो जाएगा? 0। भाई मान के चलो मोमेंटम हमने बोला इधर की तरफ 3 पॉइंट लेके आगे गया, हमने 3 पॉइंट इधर दे दिया, तो इधर +3 इधर -3, और ये कितना हो गया? 0। तो कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ, नो चेंज। इसी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को बचाने के लिए, यानी इसी लॉ को फुलफिल करने के लिए हमारी जो गन है ये बैकवर्ड फोर्स करती है, बैकवर्ड मूव करती है, सही है। इसका मास कितना है? कैपिटल M। हमने कहा इसको बैकवर्ड वेलोसिटी कितनी मिली? v। तो इसका जो P2 हमारा हुआ, P2 मोमेंटम मिला, वो कितना मिला? कैपिटल M कैपिटल v। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहेगा कि P1 बराबर होगा किसके? P2 के। जितना मोमेंटम इधर उतना ही मोमेंटम इधर, या फिर आप ये लिख सकते हो P1 वेक्टर माइनस P2 वेक्टर इज इक्वल टू 0, यानी नेट मोमेंटम कैसा रहेगा? ठीक है, सही है। अब ये समझ में आया यहाँ पे? तो पहले कितना था मोमेंटम? 0। बाद में भी कैसा रहना चाहिए? 0। इसी चीज को लिए जितने मोमेंटम से गोली आगे की तरफ निकलती है उतने ही मोमेंटम से बंदूक भी पीछे की तरफ मूव करती है। पर इसमें जो है मैकेनिक समझो, क्योंकि जो गन है वो भारी है, उसका मास कैसा है? ज़्यादा है, बुलेट से ज़्यादा है, तो वो अपना मोमेंटम किस में कवर कर लेती है? मास में। उसे उतनी वेलोसिटी से आने की ज़रूरत नहीं है, सही है। मान के चलो, देखो
4 तिया कितने होते हैं? 12 और 6 दूनी 8 2 12 और 12 एकम 12 सही है। अब ये मैं 4 तिया 12, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12 क्यों कर रहा हूँ? सपोज करो बुलेट के और इसके जो गन है इसके इसमें मास में फ़र्क है कि बुलेट का मास तो है 4 और गन का मास है 12, सही है। तो 12 मोमेंटम करने के लिए, मोमेंटम को 12 होने के लिए गन को बुलेट को कितनी स्पीड से जाना पड़ेगा? 3, तभी तो 4 तिया 12 हुआ। लेकिन गन बैक आएगी कितनी वेलोसिटी से? 1, हो गया 12। उसने किस में पूरा कर लिया? मास में। समझ गए ना? समझ में आया? उसने मास में अपना पूरा कर लिया सिस्टम। यानी जितनी भारी गन होगी, इसीलिए गन को कैसा बनाया जाता है? भारी बनाया जाता है, उतना ही कम रिकॉइल करेगी। पर ये मत सोचना कि ज़्यादा भारी गन, पर उसमें जो बुलेट यूज़ करी जाती है उनका मास ज़्यादा होता है और बहुत स्पीड भी ज़्यादा होती है, इसीलिए बड़ी गन भी रिकॉइल अच्छी खासी करती हैं। समझ में आया? कभी तुम सोचो ज़्यादा भारी गन है तो क्या ही रिकॉइल करेगी? सर वो भी रिकॉइल करती हैं बंदूक जो स्टैंड पे रख के चलाते हैं। वो स्टैंड पे रखा इसलिए जाता है भाई, वो स्टेबल रहती है उस पर। उल्टी करके नीचे बैठे थे फायरिंग करने जल्दी रिकॉल ना करें। हाँ, रिकॉइल करती है नीचे सपोर्ट लेती हो तो फिर वो हिलेगी ना। हिलेगी क्यों नहीं हिलेगी? अच्छा हिलती है सर वो। हिलेगी भाई, पागल हो रहा है क्या? इधर ठीक है, नीचे ज़मीन पे रख के तो उसे चलाएगा, हिलेगी क्यों नहीं? सर हम ऊपर की तरफ फायरिंग करते हैं, गोली जाती कहाँ वो जो ऊपर। अच्छा, कितने तुमने कभी फायर किया है? मतलब जैसे शादी वादी में? करिए बात करिए, 10 रुपए की मिसाइल वाली आ गई। अबे वो नहीं। सर वो तो रिकॉइल करती नहीं है। कौन सी? जो 10 रुपए की आती तो है उसमें मास कितना है यार, उसमें 10 रुपए वाली वो मिसाइल गोली। वाली। और कितनी स्पीड से जा रहा है वो? ये बताना जरा, कितनी स्पीड से जा रहा है वो मिसाइल? कुछ स्पीड है उसकी? ठीक है, सर करिए यहाँ पर। सर तो वो इतना रिकॉइल नहीं करेगी, रिकॉइल करती है पर इतना नहीं करेगी जैसे तुम सोच रहे हो। सर जब ठीक है। ऊपर फायरिंग करते हैं वो गोली जाती कहाँ है ऊपर। गोली अभी प्रोजेक्टाइल पड़ा है ना पीछे, हाँ तो प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करके नीचे ही आ जाती है। और वो तो किसी को लग भी सकती है फिर ऐसे। बिल्कुल लग लगने सकती के लिए तो मार दे क्या सही। अरे ना मार ऊपर फायरिंग करे हैं शादी वगैरह में इस तरह से। है। वो प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करके नीचे ही आ जाती है। जैसे रॉकेट नहीं देखा तुमने? हाँ उसके अंदर का पावर खत्म हो जाता है। सही है, हाँ। जब तक उसमें अंदर मटेरियल रहेगा, जब तक उसमें अंदर बारूद रहेगा, सही है, वो फ्यूल का काम करेगा, जलेगा, तब तक तो वो चलेगी आगे। और देखो मेरी बात सुनो, बंदूक की गोली तुमने यहाँ पे ट्रिगर दबाया, यहाँ फायरिंग हुई और गोली आगे बढ़ गई। गोली का चलना भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर आधारित है। वो कैसे, मैं अभी समझाता हूँ तुम्हें, ठीक है। पर पहले ये देखो, P1 माइनस P2 कितना हो गया? 0। अगर हम यहाँ पे रखें तो ये कितना हो जाएगा? कैपिटल कह रहा हूँ, P1 कितना? स्मॉल m v माइनस कैपिटल M कैपिटल V इज इक्वल टू 0। अब आप ये भी बोल सकते हो पहले वाला मोमेंटम और बाद वाला मोमेंटम क्या है? 0 बराबर है। तो हम ये लिख सकते हैं मोमेंटम बिफोर द फायरिंग कितना है हमारा? m प्लस m इंटू वी इज इक्वल टू हो जाएगा, ये v नेट वाला ले लो, फर्स्ट वाला केस, कैपिटल एम वी माइनस कैपिटल M कैपिटल V। ये चीज़ कोलिजन में भी काम करती है। किस में काम करती है? सही है, बिफोर एंड आफ्टर वाला। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन जब आएंगे, जब तुम बताना करके, जब पता चलेगा इसका कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे बंदूक की आगे और सही है, नहीं ये कई तरह के होते हैं। तुम चलो एक काम करो, एक एग्जांपल देख ही लो, सही है, समझ में आ जाएगा। मान के चलो हमारी जो गन है, गन का वेट लगभग कितना होता है? 2 किलो, 2.5 मान लेते हैं, चलो 3 मान लेते हैं, चलो छोड़ो, 3 किलो। सही है। सपोज करो हमारी जो गन का मास है, मास ऑफ गन, वो कितना हमने कर दिया? 3 किलोग्राम। कितना कर दिया? 3 किलोग्राम, ठीक है। बुलेट का और बुलेट का जो मास है, कितने ग्राम की होती है बुलेट? पागल हो रहा है, 250 ग्राम, 250 ग्राम की बुलेट होती है, पागल 20 है, ग्राम की होवे। मुश्किल से कभी नहीं ना है 250 ग्राम की बुलेट। 50 ग्राम की मतलब भाई 20 ग्राम की वजन होता है, लंबी सी हो, पेन की कैप सा। ठीक है, शांत हो जाओ। 250 ग्राम की बुलेट का क्या मतलब यार, तो मतलब आधे सिस्टम ही खराब करवा देगा बिल्कुल।
ठीक है। आधे फट जाएगा अंदर से। मेरे हिसाब से जो 50 कैलिबर वाली बुलेट आती है स्नाइपर वाली बड़ी, उसका भी 250 ग्राम नहीं होता होगा यार। 250 ग्राम तो बहुत वजन हो गया। बड़ी वाली को तो ऐसा 30 ग्राम पड़ी होगी। चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, इसका बुलेट का मास जो हम मान लेते हैं 30 ग्राम मान लेते हैं, ठीक है। कितना मान लेते हैं? 30 ग्राम, सही है। तो जब हमने बुलेट फायर करी तो इसको जो वेलोसिटी मिली बुलेट को, वो हमने कहा बुलेट की जो वेलोसिटी थी वो थी 200 मीटर पर सेकेंड, सही है। बुलेट कितनी स्पीड से गई? 200 मीटर पर सेकेंड। तो आप मुझे ये बताओ कि ये जो गन है ये कितनी वेलोसिटी से बैक आएगा, ये निकालना है आपको, ठीक है। वेलोसिटी तो 200 मीटर पर सेकंड की तरफ आगे के लिए जा रही है। क्या करना है, ये चीज़ लगेगी, जितना मोमेंटम इधर उतना ही मोमेंटम इधर। मान लो गन जो है वो कितनी वेलोसिटी से आ रहा है? v वेलोसिटी से आ रहा है। मास ऑफ द गन है आपके पास, मास इंटू v हो जाएगा, मास इंटू v हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास बुलेट का मास है और बुलेट की वेलोसिटी है, मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 30 ग्राम। ये इसको किलोग्राम में बदल लो, कितना आएगा? 0.03, कितना ही आएगा? 0.03 इंटू 200, सही है। करो जल्दी करो, मैं ही करूं? एक बार समझाओ, सब करेंगे हम। देखो, जितने मोमेंटम से बंदूक की गोली आगे जा रही है उतने ही मोमेंटम से गन पीछे आएगी। चलो मैं करके बता देता हूँ। तो P1 है, मास ऑफ द बुलेट कितना है? 30 ग्राम। तो इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 30 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 1000, कितना हो जाएगा? 0.03, 0.03 इतना ही आएगा। इंटू वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी 200, कितना हो गया? 6, सही है। और ये क्या मोमेंटम आया इसका? P1। और इसकी यूनिट क्या होगी बताओ? यूनिट बताओ, मोमेंटम की यूनिट बताओ। P, सर सॉरी, P से डिनोट करते हैं, kg मीटर पर सेकंड माइनस, सही है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, कल भी बताया था, ठीक है। क्या बताती है? तो ये बुलेट का आ गया, ये किसका आ गया? बुलेट का। इतना ही किसका आएगा बैकवर्ड? गन का। यानी हम P1 बराबर P2 कर रहे हैं, तो P1 रख दो, 6 इज इक्वल टू P2 कितना हो जाएगा? मास ऑफ द गन कितना है? 3 इंटू क्या निकालना है? वेलोसिटी। तो कितना हो जाएगा? 6/3, 6/3, तो कितना आया? 2 मीटर पर सेकंड। तो देखो बुलेट तो जा रही है 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और गन कितनी स्पीड से आई? तो कहाँ 200 और कहाँ 2? बहुत कम है ना। क्यों? क्योंकि उसने अपना मास में कंप्लीट कर लिया। जैसे देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करो बाइक पे जा रहे हैं 2 बच्चे, ठीक है। तुम लोग बाइक पे बैठ के जा रहे हो और पीछे वाला बंदा बिना बताए आपसे बाइक पे से कूद जाता है, तो बाइक गिर जाएगी, डिसबैलेंस, हाँ डिसबैलेंस हो जाएगी, बाइक गिर जाएगी अगर बिना बताए कूद गया तो। रीज़न क्यों? सुन ले, वो कह रहा मैं कई बार कूदा हूँ चलती हुई बाइक से। बंदी चल रही, सर ये बंदा है, इसलिए कुछ बंदी चल रही, मैं गिराऊं ना कि बाइक गिरी है। हाँ तुम भी गिर सकते हो, और बाइक की स्पीड भी मैटर करती है। देखो डिसबैलेंस होती है, इसका मतलब क्या है? जैसे तो इधर कूदेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गिर ही जाएगी। डिसबैलेंस का मतलब अगर वो व्यक्ति इधर कूदता है तो बाइक पे धक्का पीछे की तरफ लगता है, समझ गया? इसका मतलब समझो, अभी तुम बाइक पे बैठ के जा रहे हो तो बाइक और तुम लोग सब क्या है? एक ही सिस्टम हो, और जितनी स्पीड से वो चल रहा है वो पूरा मास, टोटल मास इनटू वेलोसिटी, उसका क्या है? मोमेंटम। अब बाहर से तुम्हें कोई खींच नहीं रहा, तुम खुद चेंज करते हो, तो जिस डायरेक्शन में तुम कूदते हो उसके अपोजिट बाइक को क्या लगेगा? एक पुश लगेगा। सर हम थोड़ा वो वेलोसिटी करेंगे ना, तो वेलोसिटी का बैक उतना ही बैक गोली मारेंगे मिलेगा। अब देखो बाइक संभल क्यों जाती है? सबसे पहले एक तो मास ज़्यादा है, तुम्हारा मास इतना नहीं है जितना बाइक का और दूसरे व्यक्ति का हो सकता है वहाँ पे। दूसरा, तुम इतनी वेलोसिटी से कूदोगे नहीं, ठीक है। लेकिन अगर तुम कितना भी कूद रहे हो तो भी एक पुश तो मिलता ही मिलता है। और अगर तुम्हें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो तुम ये देखो, तो नाव से आप उतरते हो तो नाव पीछे की तरफ चली जाती है, हाँ होता है। समझ में आया? जैसे नाव होती है, नाव से आप उतरो
तो नाव पीछे की तरफ पुश हो जाएगी। होती है, समझ में? बांध के रखते हैं। देखो एक चीज़ याद रखो, आप कभी भी सिंगल फोर्स नहीं जनरेट कर सकते, फोर्स हमेशा पेयर में जनरेट होता है, कभी भी नहीं। तुम चल भी रहे हो ना, तो यहाँ एक्शन रिएक्शन की वजह से चल पा रहे हो, डबल में फोर्स जनरेट हो रहा है। हाँ क्या? हाँ। अच्छा अब एक बात बताओ, नहीं एक्शन, तुम ज़मीन को नीचे दबाते हो तो ज़मीन आगे पुश करती है तुम्हें, तब चल पा रहे हो तुम। ऐसा इसलिए बेटा सुन, नहीं ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है इसमें। जब तुम इस तरह से पैर रखते हो, देखो मान के चलो ये एक व्यक्ति है, इस तरह से हम मान लेते हैं, ठीक है? अरे शांत हो जाओ। मान के चलो ये एक व्यक्ति है, तो तुम क्या सोच रहे हो कि ये पैर इस तरह से उठा के आगे रखता है? नहीं रखता। ये क्या करता है, इस तरह से चल रहा है ना, इस तरह से चलता है, ऐसे है ना। तो जब इस तरह से चल रहा है तो ये अर्थ को किस तरफ पुश कर रहा है? इस तरफ। तो वर्टिकल के साथ इसको कितना एंगल मिला? थीटा। तो अपोजिट डायरेक्शन में अर्थ इसको पुश करेगी, यहाँ कितना एंगल होगा? थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो इधर की तरफ होगा और एक वर्टिकल की तरफ होगा। जो वर्टिकल की तरफ होगा वो तो इसके बैलेंस कर रहा है किसको? वेट को। और जो बैकवर्ड लग रहा है, सही है, वो इसे क्या कर रहा है? आगे की तरफ पुश कर रहा है। समझ में? यानी इसने पीछे की तरफ पुश करा, ये जो फोर्स लग रहा है आगे की तरफ, इसकी वजह से ये आगे बढ़ रहा है। और ये जो ऊपर की तरफ है, ये इसके किसको बैलेंस कर रहा है? बॉडी वेट को। समझ गए? इस तरह से काम कर रहा है। तो तुम कभी भी सिंगल फोर्स नहीं जनरेट कर सकते, फोर्स हमेशा पेयर में ही जनरेट होगा, कभी भी देख लेना। अच्छा अगर तुम्हें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कभी मुझे ये बताओ, रेत पे चलना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि उसमें फोर्स लगा पाते हो। हाँ, रेत को तुम पीछे दबाओ, वो तुम्हें रिएक्शन देगा ही नहीं, खुद पीछे चला जाएगा, इसीलिए रेत पे चलना मुश्किल है। सर अगर ये गाड़ी भी चलती है फिर तो वो भी फोर्स लगाती होंगी? बिल्कुल लगाती हैं। टायर पीछे की तरफ नहीं पुश करता, तभी तो वो आगे की तरफ चलता है। अब रेत पे अगर तू गाड़ी को दौड़ाएगा तो चलेगा, वो वहीं टर्न होता रहेगा पहिया। जी पर थार चल जानी, उसको अलग मैकेनिज्म दिया गया उस चीज़ के लिए, वो बनाई ही उस चीज़ के लिए गई है कि वहाँ चलें। वो समझ में आया? तो इससे क्या समझ में आया? कभी भी सिंगल फोर्स जनरेट, ये एक्शन रिएक्शन वाला एग्जांपल है। अभी ये बताता मैं तुम्हें एक्शन रिएक्शन में, समझ लो यहाँ पे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन समझ में आया? आया? ठीक। वी निकल गई ना? हाँ, तो वी तो निकालना था हमें। हाँ और क्या। अब देखो एक चीज़ और समझो, ये गन और रिकॉइलिंग के साथ नहीं है। तुम यहाँ देखो कि अगर हम मोमेंटम चेंज कैसे करें, मोमेंटम चेंज करने के लिए दो चीज़ें चाहिए, या तो मास चेंज करो या वेलोसिटी चेंज करो, या तो मास चेंज करो या वेलोसिटी चेंज करो। अब तुमने ये देखा है, बलून देखा, बलून, ठीक है, और अगर हम बलून में हवा भरें, ठीक है, और उसको छोड़ दें, वो जरूरी नहीं ऊपर जाएगा, वो टेढ़ा मेढ़ा उड़ता है। बहुत से उड़ते नहीं, तेरे पास बेकार बलून है, ठीक है। ये चलो मैं तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोलता हूँ, वो करके तुम देखना, ठीक है। एक्सपेरिमेंट क्या है, इसको मिटा देते हैं। एक पिन्नी में ये भी और वो, बंदूक वाला छोड़ दो। तो ये उधर से मिटाता हूँ। ईंट को एक मतलब कि किनकर बैग है, वहां में रस्सी बांध के, मतलब पतला सा धागा, अब फिर बाद धागे पन्नी में बांध के, तो जब आप पन्नी में गोल गोल घुमा दो ऊपर बढ़ा दो, पैराशूट टाइप में नीचे बढ़ा। वो अलग चीज़ है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे हम, सही है। वो नीचे से उसे एयर का ड्रिफ्ट मिलता है, इसीलिए वो पैराशूट की तरह काम कर रहा है, समझ में आया? पर यहाँ ध्यान दो जरा, वो बच्चों का खिलौना भी तो आता है एक, उसको करके उड़ाते हैं, फिर ऊपर से वो ऐसे आता है, उस पर आदमी सा लटका रहता है, वही ना। वो एयर ड्रिफ्ट है। पैराशूट भी एयर ड्रिफ्ट जो लगता है ना ऊपर की तरफ, उस पर काम करता है। वो अलग होता है। वो हॉट एयर बलून अलग है, वो अलग है। एक पैराशूट वो होता है जब कोई वैसे जंप करे, स्काई डाइवर जो स्काई डाइविंग जब करते हैं ना, तब। शांत हो जाओ, ध्यान से सुनो। तो तुम ये वाला एक्सपेरिमेंट करके देखना,
एक बच्चों की गाड़ी नहीं आती 10 रुपए वाली, वो मत लेना जिसमें चाबी भरी जाए, वो वाली मत लेना, जो बिना चाबी की सिंपल हो। जो क्रैक्स में निकला है 5 रुपए वाली इस तरह की ली, सही है, इस तरह की ली। अब यहाँ पे क्या करना, एक यहाँ पे बलून चिपका देना इसके ऊपर, चिपका देंगे। ठीक है, बलून चिपका दिया, इसमें लगा देना पीछे यहाँ पे स्ट्रॉ यानी पाइप, ताकि इसमें तुम हवा भर सको। ये आग बढ़ जाएगी। अब सुनो, अब इसके अंदर क्या करना, तुमने हवा भरी, ये फूल गया बलून, और इसको छोड़ देना पीछे से। छोड़ दिया पीछे की तरफ। तो अब ये बताओ किसे जाएगी, इधर की तरफ ये सिलेंडर इधर बढ़ाएगी। है? क्यों जा क्यों रही है आगे, बताओ। फोर्स से इधर की साइड से लग रहा है। पीछे को लग रहा है तो जब वो आग यहाँ क्या चीज़ काम कर रही है, यहाँ मोमेंटम, यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम काम कर रहा है। क्या, ध्यान से देखो, जो एयर आपने फूंक मार के बलून के अंदर भरी, उसमें भी मास था। क्या था? मास। हवा मास हुए। क्यों? सिलेंडर लाता है तो 14 लीटर भरा नहीं रहता उसमें गैस, लिक्विड हो ऐसा सर। तो बेटा वो कंप्रेस करके भरा गया, इसीलिए तो लिक्विड है, निकल तो गैस ही रही है उसमें से। जल्दी। हाँ सही है ना। सर गुब्बारे में हवा भर के वेट मशीन पर रखे ना, कुछ हाँ आएगा। बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। आएगा। 50 गुब्बारों में हवा भर और रख के देख, गुब्बारे का वेट आएगा। सुन पहले खाली गुब्बारे 50 घंटे का भी खुला है। एक्सपेरिमेंट की बात है। पहले तुम सब लोग शांत हो जाओ, और मैंने तुम्हें क्या बताया था, शांत रहो, पहले जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो देखो। तो हमने ये बलून में क्या भरी, एयर मॉलिक्यूल्स आ गए इसमें। अभी हम यहाँ ज़्यादा मास की बात नहीं कर रहे हैं, मास तो नेग्लिजिबल है इस केस में। जैसे ही हम इसे छोड़ते हैं, अभी ये पूरा एक ही सिस्टम है, यस सर। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, एक सिस्टम में जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, नेट मोमेंटम कैसा रहेगा, सेम रहेगा, कंजर्व रहेगा। एक्सटर्नल फोर्स लगने पर अपोजिट घुमाएगा। सही है, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, मान के चलो यहाँ से v वेलोसिटी से ये एयर बाहर पीछे की तरफ निकलती है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को सिक्योर करने के लिए इस वाले लॉ के अकॉर्डिंग ये गाड़ी किस साइड में भागेगी, आगे की तरफ जाएगी, यही होगा ना। यानी जितनी वेलोसिटी से ये निकलेगा, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी, उतना ही ये m इंटू वी आगे की तरफ इसको पुश करेगा। इसीलिए गाड़ी कहाँ जाएगी, आगे की तरफ। तो आप बलून को फुलाओ, और इसी सेम कॉन्सेप्ट पे काम करता है क्या, रॉकेट। सही है, इसी सेम कॉन्सेप्ट पे रॉकेट काम करता है। तो ये जो तुम्हारे एग्जाम्पल थे, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के एग्जाम्पल थे। आई होप ये तुम्हें समझ में आ गए होंगे। आ गए? यस सर। इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल होते हैं, उन न्यूमेरिकल मैं 1-2 आपको करवा दूंगा, ठीक है। वीडियो